देश में फिलहाल सांप्रदायिक वातावरण दिखाई देता है। इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए ये सब बनाया जाता है। सांप्रदायिकता के ऊपर बात करते हो तो आप देशभक्त हो, इसके विपरीत बात करते हो तो आप देशद्रोही हो, क्योंकि इस देश में इन लोगों को मनुस्मृति का राज चाहिए, इनको संविधान का राज नहीं चाहिए। जिसको संविधान को अपनाना है उसको मनुस्मृति का विरोध करना होगा, और इन लोगों को मनुस्मृति चाहिए इसलिए संविधान को नकार रहे। ये सिर्फ बोलने का नारा है, अस्तित्व में और प्रैक्टिकल में इसके विपरीत काम हो रहा है। हमने देखा कि वो जंतर मंतर पर कुश्ती लड़ने वाली महिलाएं जब रो रही थी, उनको पुलिस पीट रही थी, तो ये नारा कहा था। जब मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया गया तब ये नारा कहा था, हम ये मंदिर बनाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। आज लोगों ने पूछना चाहिए कि महंगाई बढ़ रही है। एक दूसरी बात है कि जेडपी स्कूल, हम जिस आज जेडपी स्कूल में बैठ के बात कर रहे हैं, जेडपी स्कूल्स कम हो रहे हैं। और तीसरी बात है कि आज गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर ओबीसी को मालूम हो गया कि हमारा वोट बैंक बढ़ा के, तो वो इन नेताओं को चुन के नहीं देंगे, वो उनके नेता खड़े करेंगे, उनके नेता उनके बल पर राज करेंगे, और ये हमको नहीं चाहिए। उन्होंने सांप्रदायिक दंगे करना, उन्होंने सांप्रदायिक बातें करना, उन्होंने धार्मिक बातें करना, और इसी इमोशनल बैकग्राउंड में अगर रखे तो ही इस देश का शासक जो है वो मालिक बन पाता है। तो इसलिए वो ये जनगणना नहीं कर रहे। सत्य जय भीम, मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस देश में लगातार जो एक माहौल देखने को मिलता है, और इसी के साथ साथ वर्तमान स्थिति में जहाँ पर संविधान को बदलने की बात होती है, तमाम तरीके से देश के अंदर में सांप्रदायिक माहौल को देखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो विचारधारा है वो विचारधारा अहमियत रखती है, और उस विचारधारा को बहुजनवादी संविधानवादी विचारधारा कहा जाता है, मानवतावादी विचारधारा कहा जाता है। और इसका काम करने वाले लोग बड़े पैमाने पर समाज के अंदर मौजूद है, और इसी के आधार पर एक विचारधारा को बढ़ाने के लिए लगातार सतत काम चलता हुआ नजर आता है। हमारे साथ में एडवोकेट वैशाली ताई ढोड़स है, इनसे हम जानेंगे, समझेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर देश में किस तरीके से जो माहौल है, स्त्रियों का आखिर आज़ादी कितने वर्षों के बाद में कहाँ पर स्थान देखा जाता है, क्या कुछ हो पा रहा है। तो आज के इस पूरी चर्चा को लेकर हम काफ़ी सारे सवाल उनसे करने वाले। मैडम बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। एक चीज़ है कि जिस तरीके से तमाम बहुजन महापुरुष की जयंती आती है, सावित्रीबाई फुले की 3 तारीख को जयंती थी, क्या लगता है कि इस देश में जो भारतीय संविधान लागू होने के पहले और उसके बाद में बड़ा परिवर्तन महिलाओं की ज़िंदगी में आप अभी वर्तमान में क्या देख पाए? परिवर्तन तो बहुत है, क्योंकि पहले महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, मतलब घर से बाहर निकलने का भी नहीं था, कोई प्रॉपर्टी का भी नहीं था, और समाज जीवन में या फिर अपने सांसद में भी ऐसा कोई अधिकार नहीं था। हम अभी देखते हैं कि देश ने जो 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए अभी बढ़ाया है, वो पॉलिटिक्स में अभी नहीं आएगा, लेकिन बनाए के। और पहले भी महाराष्ट्र में 50% रिजर्वेशन अवेलेबल है, जो कि पंचायत राज में चल रहा है अभी। या इस गांव की ग्राम अब देखते हैं कि सरपंच भी एक स्त्री है, पंचायत समिति मेंबर भी है। ये जो परिवर्तन है ये संविधान की वजह से है। एक हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक आज महिला है, वो भी संविधान की वजह से है। ये हम बोल पा रहे हैं, अभी ये इंटरव्यू में दे रही हूँ, ये भी एक संविधान की बावजूद के है। तो ये सब परिवर्तन तो महिलाओं में आ चुका है, महिलाओं में भी आया, और इस देश की विभिन्न जातियों में भी आया हुआ है। ये हम नहीं नकार सकते कि ये सब परिवर्तन जो है भारतीय संविधान ने लाया हुआ है। देश में जिस तरीके से एक माहौल देखने को मिलता है, काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि अब भारतीय संविधान को लेकर लगातार जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है, जिसको जलाने की बात होती है, बदलने की बात होती है, क्या लगता है इस प्रकार की जो भाषा है वो क्यों देश में चल रही है? देश में फिलहाल सांप्रदायिक वातावरण दिखाई देता है। इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए ये सब बनाया जाता है। इस देश की ये राजनीति बहुत पुरानी है कि धर्म के तौर पर लोगों को बांटो, भावनाओं में धर्म को लाओ, और उनको इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो बोलते हैं, वो धार्मिक ब्लैकमेलिंग भी आजकल हो रहा है कि भाई हम ये मंदिर बनाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। आज लोगों ने पूछना चाहिए कि महंगाई बढ़ रही है। एक दूसरी बात है कि
जेडपी स्कूल, हम जिस आज जेडपी स्कूल में बैठ के बात कर रहे हैं, जेडपी स्कूल्स कम हो रहे हैं। और तीसरी बात है कि आज गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। ये बहुत अहम मुद्दे हैं, इन पर आज देश में कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। मणिपुर की महिलाओं का जो अवमान हुआ, देश ने ऐसा ज्वालामुखी की तरह उबड़ना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अभी ये सभी क्षेत्र में सांप्रदायिकता के ऊपर बात करते हो तो आप देशभक्त हो, इसके विपरीत बात करते हो तो आप देशद्रोही हो। ये जो माहौल चल रहा है वो संविधान विरोधी है, और ये माहौल बनाने के लिए संविधान को जलाने की भाषा, संविधान बदलने की भाषा, क्योंकि इस देश में इन लोगों को मनुस्मृति का राज चाहिए, इनको संविधान का राज नहीं चाहिए। जिसको संविधान को अपनाना है उसको मनुस्मृति का विरोध करना होगा, और इन लोगों को मनुस्मृति चाहिए इसलिए संविधान को नकार रहे हैं। सीधी सी बात है। देश में एक नारा चला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना काबिल मानते इसे आप? ये सिर्फ बोलने का नारा है, अस्तित्व में और प्रैक्टिकल में इसके विपरीत काम हो रहा है। हमने देखा कि वो जंतर मंतर पर कुश्ती लड़ने वाली महिलाएं जब रो रही थी, उनको पुलिस पीट रही थी, तो ये नारा कहा था। जब मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया गया तब ये नारा कहा था। आज महंगाई बढ़ा दी जाती है, 500 का सिलेंडर 1200 का करने का, और फिर रक्षाबंधन को बोलने का कि 200 रुपये हम आपके भाई हैं इसलिए कम कर देते हैं। भाई 500 का सिलेंडर 1100 का किया है क्यों? इस देश की महिलाएं अनपढ़ है, धार्मिक है, इमोशनल है, इसलिए इस बात को सोच नहीं पाती है, और उनको देश का देने वाला भगवान लगता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस देश का, कि देने वाला उपकार करता के भगवान लगता है। अरे ये सरकार कहेगी हमने चुना के दी है, ये राज कर रही है तो हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव की तौर पर कर रही है, ये हमके उपकार नहीं कर रहे, दे रहे तो इनका ये फर्ज है, हमारा ही टैक्स लेके हमको देते हैं, उल्टा हमको ही बेचने की भाषा करते हैं। और आज देश में भारत सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है। मोदी सरकार, शिंदे सरकार, फडणवीस सरकार, ये क्या रियासत में आया है क्या? राजगद्दी चल रही क्या यहाँ पर? ये भारत सरकार है, ये महाराष्ट्र सरकार है, ऐसा बोलना चाहिए हमने। हम आज व्यक्ति के नाम से सरकार जानते हैं, ये हमारे देश के संविधान का अपमान है, ये एकाधिकारशाही का नारा है, तो ये बदलना चाहिए। देश में बढ़ता हुआ जो निजीकरण है, ये आने वाले भविष्य को किस तरीके से आप देखते हैं? निजीकरण जिस प्रकार बढ़ रहा है, अदानी अंबानी को बड़े पैमाने पर सारी चीज़ें दी जा रही है, क्या लगता है इसका क्या भविष्य देख रहे हैं आप, और उस पर बहुजन समाज पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा? हमारे देश के संविधान ने हमें पॉलिटिकल तौर पर समानता दी, एक मूल्य एक वोट जो दिया गया वो पॉलिटिकल इक्वालिटी का मुद्दा था। अभी आज जो ये सब अदानी अंबानी ये चल रहा ना, ये हम सीधा कैपिटलिज्म की तरफ का हमारा ये प्रवास है, ऐसा मैं कहूँगी। और ये हमारा कैपिटलिज्म की तरफ जाना हमारे देश ने जो समाजवाद स्वीकारा था उसके खिलाफ है, ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अदानी को बड़ा करो, अंबानी को बड़ा करो। इस देश का संविधान, इस देश की स्वतंत्रता इस बात के ऊपर टिकी होनी चाहिए कि इस देश में का हर बच्चा पढ़ना चाहिए, उसको अच्छे जीवन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका बढ़ने के लिए उसको अच्छा रोज़गार मिलना चाहिए, और उसको बड़े पैमाने पे या इक्वालिटी के पैमाने पे लाने के लिए कुछ अलग अलग योजनाएं होनी चाहिए। लेकिन इस देश का फिलहाल का नारा है अमीरों को अमीर करो, गरीबों को गरीब करो। बड़े लोग कर्ज डुबाते हैं तो इधर उधर के देश में चले जाते हैं विदेश में, और यहाँ का अगर किसान कर्ज डुबाता है तो वो आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है। तो हमारे पास इस देश के सामान्य लोगों के लिए कोई भी योजना नहीं है। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसे जो नारे हैं, ये सब ओनली चुनाव के टाइम मत खींचने के लिए नारे हैं, इनका अस्तित्व कोई नहीं है। देश में ओबीसी समाज के मुद्दे को लेकर सिर्फ चुनावी दौर में ही बड़े पैमाने पर आवाज़ उठती हुई नजर आती है। चुनाव चले जाता है, ओबीसी को लेकर तमाम तरीके से जो मुद्दे दब जाते हैं। क्या कारण मानते हैं कि देश में तमाम चीज़ों की गिनती होती है, यहाँ तक कि जानवरों की गिनती हो जाती, ओबीसी की गिनती नहीं हो पा रही? क्या कारण मानते हैं? इसका सबसे बड़ा महत्व जो अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम,
जात निहाय जनगणना जो है वो हमारे पास हुई थी 1931 में। उसके बाद ये जनगणना नहीं हो पाई। इस देश ने की ही नहीं, क्योंकि अगर ओबीसी को मालूम हो गया कि हमारा वोट बैंक बढ़ा के तो वो इन नेताओं को चुन के नहीं देंगे, वो उनके नेता खड़े करेंगे, उनके नेता उनके बल पर राज करेंगे, और ये हमको नहीं चाहिए। उन्होंने सांप्रदायिक दंगे करना, उन्होंने सांप्रदायिक बातें करना, उन्होंने धार्मिक बातें करना, और इसी इमोशनल बैकग्राउंड में अगर रखे तो ही इस देश का शासक जो है वो मालिक बन पाता है। तो इसलिए वो ये जनगणना नहीं कर रहे। और इलेक्शन के टाइम ओबीसी कितना भी मांगे, वो उस बात को छोड़ के इमोशनल बातों पर समाज के वोट मांगते हैं। वो ओबीसी इस देश का राजा बन सकता है। अभी हम कह सकते हैं कि भाई ओबीसी का ही तो प्रधानमंत्री है। किस जात का प्रधानमंत्री है इससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो किस विचारधाराओं का है इस पे हमें लेना देना है। तो इस देश का ओबीसी अगर राजा बनता है तो उस देश के ओबीसी ने इस देश की संविधान की बात करेगा, संविधान के तत्वों की बात करेगा, ओबीसी के लोगों की शिक्षा की बात करेगा, ओबीसी के लोगों की रोज़गार की बात करेगा, महिलाओं की इक्वालिटी की बात करेगा। ये इनको नहीं चाहिए। अगर देखिए जिस प्रकार लोकसभा 2024 का जो चुनाव नज़दीक है, ऐसे में ईवीएम का मुद्दा बड़े देश में उठता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब वो मुद्दा समय के आधार पर तमाम मुद्दों को लेकर दबता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है कितनी अहमियत है ईवीएम को लेकर देश को जनजागृति फैलाने की, या ईवीएम को लेकर सवाल निशान खड़े करने की? ईवीएम का मुद्दा ज़रूरी है, क्योंकि ये मशीन है। मशीन को अभी ये मोबाइल भी एक मशीन है, कंप्यूटर भी एक मशीन है। हम जानते हैं कि इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, क्या एडिट कर सकते हैं। जैसे आज का मीडिया भी हमको दिखाता है, कुछ खबरें दिखाता, कुछ नहीं दिखाता, कुछ तो मोड़ तोड़ के दिखाई जाती है। अभी मतलब जो केसेस चले उनमें भी हम देख सकते हैं। बिल्किस बानो का केस चला, गुजरात सरकार ने उसमें जितनी प्रायोरिटी ली और उन आरोपियों को जितना सम्मान मिला, ये सब बातें मीडिया ने उछल कूद कर दिखाई। ये घिनौनी बात है, इस पे लज्जा आनी चाहिए हमें। उसके ऊपर अगर हमें गौरव लगता है तो ये घिनौनी बातें हैं। तो ईवीएम भी एक मशीन है, उसमें भी कुछ एडजस्टमेंट की जा सकती है। इसके ऊपर जो इलेक्शन चल रहे तो उसके ऊपर जन जागृति होनी चाहिए, उसको भी परीक्षा में डालना चाहिए कि इसमें कितना एडजस्टमेंट होता है, कितना नहीं होता है। ये जनता को विश्वास दिलाने के लिए इसके प्रयोग, इसका सिस्टम, ये हमें ओपन होना चाहिए। और ये दबती हुई बात नज़र आती है, मतलब क्या कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की भी कमी है। अपोजिशन वाले भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरह से इन चीज़ों को ऊपर नहीं ला रहे जो उन्होंने लाना चाहिए, जो उन्होंने लाना चाहिए वो नहीं ला रहे हो। तो अपोजिशन भी पता नहीं किन ख्यालों में खोई हुई है। अपोजिशन का कम मतलब बहुत कम पैमाने पर विरोध करना, दूसरी बात है जनता का अंधविश्वासी होना, और तीसरी बात है जनता शिक्षित नहीं होना, और चौथी बात है मीडिया ने ये सब बातें नहीं दिखाना। ये सब मेल झोल है कि हम ऐसी सब बातें कर रहे हैं। अगर फिर एक बार लोकसभा 2024 में लगातार जिस प्रकार 2014 के बाद बीजेपी सत्ता में चल रही है, क्या लगता है इस दौर में भी आएगी तो फिर एक बार वही, या इससे भी जो अच्छे दिन के जो बातें कही गई थी इसी प्रकार बरकरार रहेगी, या फिर इससे भी बुरे दिन देखने को मिलेंगे? क्या लगता है किस क्षेत्र में अच्छे दिन आए, ये बहुत बड़ा रिसर्च का मुद्दा है। कौन से क्षेत्र में है? या जेडपी स्कूल बंद हो रहे हैं, स्त्रियों पर अत्याचार उतने ही हो रहे हैं, स्त्रियों पर, महिलाओं पर। तीसरी बात है ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है। कोई भी कास्ट के लोगों के रिजर्वेशन को सिर्फ दो, जैसे हम मतलब झगड़े जैसे लगाते हैं वैसे दो कम्युनिटीज़ झगड़ते हुए नज़र आती है। आउटपुट तो किसको भी नहीं मिल रहा, और मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो अच्छे दिन में कुछ आए ऐसा मुझे तभी नहीं लगता। अच्छे दिन किसको आए होंगे तो अदानी को आए होंगे, हमको तो नहीं आए। तो अच्छे दिन की बात तो एक जुमला था, ऐसा बीजेपी के लोग भी आजकल कह रहे हैं। और 2024 को ये नहीं आना चाहिए ऐसा तो लगता है कि फुले शाहू अम्बेडकर का जो विचारधारा हमने पढ़ी है, हमने सोची है, हमने इन लोगों का सपना जो हमारी आंखों में समाया हुआ है, इनको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि नहीं आना चाहिए। 24 के नज़रिए से प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसे देखते हैं? उनका चेहरा क्या देखना, उनका चेहरा देखते देखते लोग बोर हो गए। अभी किसी भी चीज़ पर उनका चेहरा है। इस देश के एक लोकतांत्रिक सिस्टम है
और लोकतांत्रिक सिस्टम में संसद को अहम माना जाता है और संसद का चेहरा प्रधानमंत्री होता है। इस रूप से वो प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री के सिवा संसद में कोई बैठा है कि नहीं, यही लोगों को मालूम नहीं। 1 घंटे में कोई भी निर्णय आता है कि कोरोना में लॉकडाउन, नोटबंदी, ये संसद का चेहरा नहीं है, ये हुकुमशाही का चेहरा है। जी, आपके नज़रिए से आप किसे प्रधानमंत्री के चेहरा देखना चाहते हैं 2024 में? नहीं, ऐसा तो किसी का चेहरा नहीं, हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम लोग चुन कर देंगे, वो उनका चेहरा बनाएंगे। ऐसा कोई एक, पहली बात तो यह है कि व्यक्तिवाद पर इलेक्शन करना ही गलत है। इसका चेहरा, उसका चेहरा, हमारा चेहरा लोकतांत्रिक होना चाहिए, हमारा चेहरा संविधान होना चाहिए, हमारा चेहरा गणराज्य होना चाहिए, ना किसी व्यक्ति का। जो इस सिस्टम को फॉलो करेगा वो हमारा चेहरा होगा। बस। तो ये तमाम हमने आज की चर्चा की है, किस तरीके से देश में एक सांप्रदायिक माहौल के चलते कहीं ना कहीं पूरे देश की राजनीति को किस और ले जाना चल रहा है, उसके पीछे का जो नज़रिया है, किस तरीके से बहुजन समाज का है, ओबीसी के तमाम बड़े मुद्दे हैं, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तमाम जो बड़े बड़े जुमले किए गए उसके पीछे की आखिर वास्तविकता क्या है, और उसके आधार पर अब आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में बहुजन समाज किस तरीके से अपने दिशा निर्देश को कहने के अपने आने वाली ज़िंदगी को मद्देनजर रखते हुए वोट करेगा, क्या कुछ करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय है, प्रतिक्रिया क्या हमें लिखकर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल में, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।